नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5 दिसंबर 2019 को आयोजित नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र। इस परीक्षा यह जो प्रश्न पत्र है आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी साबित होने वाला है आगामी परीक्षा के लिए। वैसे जैसा कि मैं आपको बार बार कहती आई हूँ कि पुराने प्रश्न पत्रों को हल किए बिना किसी परीक्षा को देने जाना ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। जो नए विद्यार्थी हैं वो इस तथ्य से हो सकता है अवगत ना हो, लेकिन पुराने परीक्षार्थी जो जेआरएफ करने के लिए इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, नेट क्वालिफाई हैं, वो ये जानते होंगे कि पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न किस प्रकार से उपयोगी होते हैं हमारी आगामी परीक्षा के लिए, यदि हमने व्याख्या सहित उनको हल किया है। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एनटीए द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया था उसके बाद, मतलब एनटीए द्वारा से मेरा तात्पर्य एनटीए ने जब से परीक्षाएं कंडक्ट करवाना शुरू किया उसके बाद से ये दूसरा पेपर है, दूसरा या तीसरे नंबर का ही पेपर है ये। तो इसके आधार पर सही प्रकार से हम व्याख्या और विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति वर्तमान में चल रही है। आज से 8-10 साल पहले जिन लोगों ने नेट किया था उन लोगों के समय जो प्रश्न पूछे गए थे वो थोड़े अलग तरीके के थे। कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेपर का स्तर सरल था। वर्तमान में क्या परिवर्तन आ रहे हैं तथा इस पेपर के अंत में हम ये जानेंगे कि किस इकाई से किसने प्रश्न पूछे गए हैं, सर्वाधिक प्रश्न कौन सी इकाई से पूछे जा रहे हैं और मतलब पेपर का एक किस तरीके से, क्या विचारधारा है, पेपर सेट किस तरीके से हो रहा है, इन सब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। अतः इस वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। बीच में आप स्किप करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, तो इसको स्किप ना करें। और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले के प्रश्न पत्र तो आपको देखने ही हैं, लेकिन 2015 से लेके जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको आप 1 से 2 बार देखिए। देखना नहीं है, सिर्फ उनको याद कर लीजिए। पहले के प्रश्न पत्रों को देख लीजिए समझने के लिए, वो सब आपको याद हो जाएंगे। कुछ प्रश्न तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम शुरू कर रहे थे पहला पेपर 2004-05 का, तभी मैंने आपसे कहा था कि जब जो विद्यार्थी नियमित रूप से मेरे साथ पेपर सॉल्व कर रहा है, जो लास्ट वाला यानी 5 दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र पर जब हम पहुँचेंगे तो बहुत से प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि वो पुराने प्रश्नों से लिए गए हैं। और जो जिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि 2004 और 5 का हल करने से क्या लाभ, वो भी आज इस पेपर के माध्यम से दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसको लिखने के लिए। और ये भी मैंने देखी इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सा प्रश्न कौन कौन से वर्ष में पूछा गया है, जितना मुझसे हो पाया। और इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ ऐसे लोग जो वीडियो को मतलब इतनी मेहनत पे भी, देखिए पूरा प्रश्न पत्र आपके लिए एक जगह लिखना, उसके बाद सारे पुराने प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रश्न पत्र को चेक करना कि इसमें से कौन सा प्रश्न कौन से वर्ष पूछा गया है, ताकि आप लोगों को प्रमाण मिल सके कि हाँ पुराने प्रश्न पत्रों से भी आ रहे। इतनी मेहनत को भी अगर आप देखिए, आपको प्रश्न पत्र में अच्छा या बुरा लगने वाली बात नहीं है। आपको प्रश्न पत्र अच्छा लगे तो भी इसी तरीके का आगामी परीक्षा पत्र आपको देना है, और नहीं अच्छा लगे तो भी ऐसा आएगा। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ जो लोग लाइक नहीं करने वाले हो ना, तो आज थोड़ा सा, मतलब वैसे मैं कहती नहीं हूँ इस तरीके से, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया, लिखा, एक जगह संकलन किया, और आप एक लाइक भी ना करो। तो प्लीज़ आप लोग फिर वीडियो मत देखना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना कि इतनी मेहनत पे भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। और ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे कोई लाखों सब्सक्राइबर्स हों, आप 10-15 स्टूडेंट्स ही हो जो जुड़े हुए हो, जो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, और आपका ये विश्वास है मेरे ऊपर जो निरंतर कुछ बेहतर करने के लिए मुझे प्रेरित करता रहता है। तो प्लीज़ आज जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे वो लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है? बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो ये निर्धारित किया गया था अनुच्छेद 348 के माध्यम से। बाकी इसमें अनुच्छेद पढ़ना मैं अनिवार्य नहीं समझती, याद करने की तथ्य है ये अनुच्छेद 348। स्थापना तर्क वाले मैं नहीं करूंगी, कल एक आपको और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। स्थापना तर्क वाला कल एक वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। और क्रमानुसार वाले भी हम यहाँ हल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हल करने का एक अलग टेक्निक हमें बनानी है। तो जिस प्रकार ये प्रश्न पत्र मैंने आपके लिए तैयार की हैं, शीघ्र ये भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी, क्योंकि सारी रचनाओं को नहीं पढ़ना है, किन रचनाओं को याद करके जाना है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं, पिछले प्रश्न पत्रों में हमने पढ़ा है कि तितली और इरावती यह उनके उपन्यास है, अर्थात ये गद्य की श्रेणी में आएंगे।
तो अब काव्य यानी पद्य कौन सा है, तो उर्वशी और झरना, ये इनके दो पद्य हैं। उर्वशी को चंपू काव्य के अंतर्गत भी हम रखते हैं और इसे प्रगीत भी कहते हैं। जून 2015 और 2014 के तृतीय प्रश्न पत्र में दोनों साल ये प्रश्न पूछा गया है। यदि आपने पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व किए तो आसानी से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। आगे वाला प्रश्न भी पुराने प्रश्न पत्रों से लिया गया है, इसका उत्तर आप मुझे तुरंत बताइएगा। यात्रा वृतांत हैं, तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृतांत और अरे यायावर रहेगा याद, यह अज्ञे का यात्रा वृतांत है। सिलेबस में भी है, यदि सिलेबस आपको याद है तो भी आप इसे अच्छे से कर लेंगे। सिलेबस याद भी नहीं है तो भी हम इसको पुराने प्रश्न पत्र में कर आएँ तो आप आसानी से कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी मुझसे नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, पहले ही प्रश्न पत्र से लेकर ये सारे प्रश्न पत्र जिन्होंने सॉल्व किए हैं, वो निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आगे देखते हैं, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ ही आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ठीक है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। पीछे लगा जाए था लोक वेद का साथी, तो इसीलिए तो वो दूर थे, किंतु सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। आगे से सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो ये स्पष्ट सा इसका अर्थ है। बाकी इसके दो ऑप्शंस आप पढ़ना चाहें तो इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमीन पक रही है, यह कविता संग्रह किसका है, तो ये हमारे सिलेबस में भी है। कविता केदारनाथ सिंह का है। दिसंबर 2018 में मिलान करने वाले में इसको पूछा था और ये वापस से पूछ लिया है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का। गीत फरोश में क्या कहना चाहता है कवि, तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। ऐसा आप उस कविता को पढ़ेंगे तो उससे यही भाव निकल के आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया, तो ये था हंस पत्रिका, है ना, प्रेमचंद द्वारा संपादित थी। अब देखिए, बीच के जब कुछ पत्रों का हम विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो आप देखिएगा कि जो 16, 17, 18 के कुछ प्रश्न में उनमें पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न अचानक से गायब हो गए थे। 2004 से लेके जब 2015 तक में हम आए थे तो उधर पत्रिकाओं वाले बहुत से जो प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अंतिम कुछ प्रश्न पत्रों में नहीं पूछा गया। तो ये एक प्रवृत्ति है जो वापस से 2019 में शुरू हुई है। तो पत्रिकाओं का एक लिस्ट जो है आप बना लीजिए। मैं कर पाई तो मैं आपके लिए कर दूंगी, नहीं भी मैं कर पा रही हूँ तो आप पत्रिकाओं को देख कर जाइएगा और उसकी विशेषता भी कि किस पत्रिका की विशेषता क्या रही है, पत्रिकाओं को किसने संपादित किया है, ये हमेशा से महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पत्रिका की विशेषता क्या रही है। तो जो भी 2-4 प्रसिद्ध पत्रिका हैं उनको आप देख के जाइएगा। सिद्ध हेमचंद्र का शब्दानुशासन किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये व्याकरण संबंधित ग्रंथ है, ये हम देख ही आए हैं। पंडित सल सत्य बखानिये देहि बुद्ध बसंतना जानिए, सरहपाद जी की पंक्तियां हैं, दिसंबर 2012 और जून 2015 में पूछी गई हैं। ये दोनों ही जून 2015 में ये दोनों ही पूछी गई थी। 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्तियां रट जानी चाहिए। जगनीक की हैं, परमाल रासों में आला खंड के अंतर्गत लिखी हुई हैं। दिसंबर 2007 में भी पूछा है, दिसंबर 2018 में भी पूछा है। बड़े कौशल तुए राध ये फिनल कन्हाई लोचन आधे विद्यापति जी की रचनाएं हैं। और जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमार, रैदास जी की पंक्तियां है ना, और इसके आगे भी ऐसा जात चमार करके है ना, तो ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया, तो भगवती शरण उपाध्याय द्वारा जो उन्होंने समीक्षा लिखी थी उर्वशी की, उससे विवाद उत्पन्न हो गया था। और ये भी हम करके आए हैं। पीछे तमस का प्रमुख पात्र है रिचर्ड, और इसी का एक प्रमुख पात्र है नत्थु, जो बार बार पूछा जाता है। इसमें नहीं पूछा गया लेकिन आप लोग लिख लीजिए, याद रहेगा आपको। नत्थु इसका प्रमुख पात्र है। राग दरबारी का है रंगनाथ, राग दरबारी रंगनाथ, राग रंग इस तरीके से याद रखिए। महाभोज का पात्र है सुकुल बाबू और झूठा सच का है तारा। ये 2010 में भी रिपीट हुआ है। अब देखिए, महाभोज हमारे सिलेबस में नहीं है तो इनको नहीं पूछना चाहिए था। महाभोज की जगह यहाँ होना चाहिए था आपका बंटी। महाभोज यूपीएससी के सिलेबस में और विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में, लेकिन नेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब मनु भंडारी जी की ये रचना है, ये भीष्म सानी की, ये श्रीलाल शुक्ल की है, ये यशपाल की है, ये मनु भंडारी जी की है महाभोज। तो जो महाभोज
देखिए मनु भंडारी की रचना लगी हुई है आपका बंटी और एक कहानी, यह भी 2 रचनाएं लगी हुई हैं। उन दोनों को छोड़ के आप तीसरी रचना से प्रश्न पूछ रहे हो। एनटीए ने जब से पेपर बनाए हैं ना, यकीन मानिए इतनी गड़बड़ी है इनकी, मतलब सिलेबस के कुछ ऐसा एक अब देखते हैं अब की बार का पेपर कैसा होता है। बाकी इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए हम लोगों को, इनकी पहुंचानी चाहिए कि पहले सिलेबस को अपनी टेबल पे रखो और पहले देख लो कि कौन से लेखक की कौन सी रचना नेट वालों के सिलेबस में लगी हुई है। इतना अन्याय हम लोगों के साथ कि हम आपका बंटी और एक कहानी यह भी पढ़ने में लगे रहें, वैसे ही इतने सारे उपन्यास और आप पूछ लो जो मन में आए सो। हमें क्या पता कि महाभोज का पात्र कौन सा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर बाकी सारे पता है तो भी काम चल ही जाएगा, लेकिन बात काम चलने की नहीं है, परीक्षा में सही उत्तर देने की नहीं है, बात सही और गलत की है कि कुछ तो तरीका देखें। चलिए आगे देखते हैं। जेही पंखी के नियर होई कहें बिरे की बात, सोई पंखी जाए जरी तरवर होए निपात। जैसी जनवरी 2017 वाले में ये पूछा गया है 3rd प्रश्न पत्र में। तो ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? विशेषता यह कि इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, ये इसकी विशेषता। जही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाए जरी तरिवर होए निपात। जिस पक्षी के पास भी जाकर वो विरह की बात करती है, वह पक्षी और तरवर वही पेड़ जिसके पास जाकर वो बात करती है अपने विरह की, तो उसकी विरह के ताप के कारण पंखी जाए जर, पक्षी तो जल जाता, तरिवर होए निपात, और वृक्ष पत्तों रहित हो जाते हैं। तो इत्याधिक विरह की वेदना है, वेदना के कारण ही तो विरह का ताप बढ़ता है, तो उसकी अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। अब इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि ने वेदना के स्वरूप का विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा में नापने में प्रवृत्त है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक रूप की व्यंजना नहीं हुई, श्रृंगार रस तो इसमें है ही नहीं। तो ये तीनों पंक्तियां गलत हैं, सही पंक्ति रेड कलर से लिख दी है मैंने। उर्वशी के 3य अंक के आधार पर सही कथन क्या है? ठीक है, शक्तिशाली और दुर्धुप पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। ठीक है, उर्वशी मानवीय है, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो अप्सरा थी। उर्वशी कहती है ये देह भाव भ्रांति है। पुरुरवा के अनुसार मृत्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो ये 2 कथन गलत हैं, जो रेड कलर से 2 कथन लिखे हुए हैं, पहला और तीसरा वह सही उत्तर है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित होकर और अभिभूत होकर। ये प्लेटो के विचार हैं, है ना। ये एमए में काफ़ी विस्तार से पढ़े होंगे आपने, तो सही उत्तर आप दे लेंगे। आगे देखते हैं। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना अपना, ये शायद जगदीश चंद्र जी का है और यथा प्रस्तावित। ये कठगुलाब मृदुला गर्ग का है, तो ये दलित जीवन पर आधारित है नहीं। धरती धन्ना अपना और यथा प्रस्तावित, ये 2 दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। जैसा मैंने आपको कहा था, दलित साहित्य और स्त्री साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि स्त्री विमर्श वर्तमान में एक चल रहा है, वाद विवाद का प्रसंग है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है? रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, 2017 में पूछी शतरंज खिलाड़ी। लेकिन देखिए ये भी एक बेहुदे प्रकार का प्रश्न है कि हमारे सिलेबस में 31 कहानियां सम्मिलित हैं और उन सब को छोड़कर प्रेमचंद की इन कहानियों को पूछ रहा है, जबकि हमारे सिलेबस में प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और एक दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 2 लगी हुई हैं। उन दोनों को छोड़ के और सब चीज़ों से ये प्रश्न पूछ रहा है। तो एक एनटीए को पत्र लिखना चाहिए, सब विद्यार्थियों को मिलकर पहुँचानी चाहिए कि भाई सिलेबस आप रख लो, है ना। क्यों हमारे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो? और जब प्रेमचंद की सारी कहानियां हमें पढ़नी है तो फिर सिलेबस में क्यों लिखा है कि 2 ही प्रेमचंद की कहानी पढ़नी है? अजीब ही तरीके के, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी संस्था, है ना, और प्रश्न पत्र बनाने इतने सारे विद्वान बैठते हैं और उन्हें ये हाल है उनके। चलिए देखते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये सही है। और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी शुक्ल के अनुसार सही है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है। और सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने इनकी बानियों को सांकेतिक माना और इनको, तो इस तरीके से इनका पहला और तीसरा सही है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी, चैनल पे पूरा उपलब्ध है, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। हादसे, यह
आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की मुड़मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भरे, और झूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 2007, 2011, 2015, 16, 7, 11, 16 इनसे ये रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। याद कर लीजिएगा, इन चारों आत्मकथाओं में से एक आत्मकथा जरूर पूछी जाएगी आपसे। शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भरे, ये याद कर लीजिएगा। बाकी तीनों तो पुराने प्रश्न पत्र हल करें तो आपको याद हो गई होंगी। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भरे, टाँके लगते हैं ना, जब टाँकों को भरा जाता है तो दर्द तो होता ही है ना शिकंजे में। जब टाँके कौन लगाता है, ऐसे तो आसानी से कोई टाँके लगा नहीं सकता था, तो सुशीला को डॉक्टर ने शिकंजे में कर लिया अपने, और फिर उसके टाँके भर दिए, उसके मतलब चोट लग गई थी सुशीला को, तो उसके टाँके भरे थे, इसलिए उसके दर्द हो रहा था, है ना, इतना दर्द। तो वो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा अगर याद नहीं हो तो। कहानियों को क्रमानुसार लगाइए। उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। वो मैंने एक गलत प्रश्न पढ़ दिया, ये हम अलग से करेंगे, लेकिन ये चारों कहानियाँ चैनल पे उपलब्ध है। बल्कि आपके जितने भी निबंध और जितने भी कहानियाँ लगे हुए हैं वो पूरी यूनिट में आपको चैनल पे करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपकी इकाई 2 तो वो भी मैं करा चुकी हूँ, बुक, एक छोटी सी बुक के माध्यम से। अभी तक नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के कथन हैं। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो ये दोनों नीचे वाली बात उन्होंने नहीं की, रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो सही उत्तर है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना है, इन्होंने कामायनी की पुनर्व्याख्या करी है, और वो इनकी आलोचनात्मक कृति बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। ईड़ा क्योंकि सारस्वत प्रदेश की रानी है, तो यस, जब वो रानी है तो उसका अपना सार्वजनिक महत्व है, वहाँ पे सामाजिक महत्व है उसका। ईड़ा श्रद्धा तो उसका कोई सामाजिक महत्व पृथ्वी पर नहीं है। धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, यह सही नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, ये सही है। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, यह भी सही है। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं, यह भी सही है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो ये भामह ने कहा था। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। समझे प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का? चाणक्य का है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामा की है। तो शब्द और अर्थ दोनों उसमें मिलते हैं, तो ये भामा की, देख लीजिएगा। किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के बाद गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो उषा प्रियंवदा जी की कहानी है वापसी। और देखिए, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैनल पे, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस ये प्रश्न है, और आप इसके लिए बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। प्रसाद जी ये मानते हैं। काव्य प्रसंग या रस के अवयवों का साधारणीकरण करने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण करता है, यह मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। ये नगेंद्र का है। और लोक हृदय का कि यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर जहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है, यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है, ये शुक्ल जी का कथन है। और जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है और उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो, साधारणीकरण का यही अर्थ है, ये अज्ञे का। तो ये साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न कवियों के जो विचार हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न से हम कह सकते हैं। सर्वसुखलाल नामक बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो देवरानी जेठानी की कहानी है।
और मैंने आपको बार बार कह दिया कि भीष्म साहनी से प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य सा है। रचना और रचनाकारी वाली प्लेलिस्ट में जो वीडियो मैंने इनका दिया है उसको आप देख के जाइएगा, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिल क्राइस्ट थे। नीत्शे का संबंध है अस्तित्ववाद से। अब देखिए, धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है अंधा युग। तो ये अंधा युग से ली हुई पंक्तियां हैं। बद मेरे लिए नहीं रही अब नीति, वह है अब मेरे लिए मनोवृत्ति, अश्वत्थामा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ था कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। वृद्ध याचक ये कह रहा है, कौरव नगरी शुरुआत में ये प्रसंग दिया हुआ है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। युयुत्सु का कथन है ये, और गूंगों के सिवा आज कौन मेरी जय बोलेगा, ये धृतराष्ट्र का कथन है। देखिए, मैं आपसे एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगी। 2017 के प्रश्न पत्र जो था उसमें दिनकर की रचनाएं दी हुई थी। थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, उसमें एक उर्वशी थी, उसमें इस तरीके का प्रश्न था कि काम आध्यात्म की 4 ऑप्शन दिए थे कि किस किस का संबंध दिनकर से है। तो काम आध्यात्म की समस्या दिनकर ने उर्वशी में दिखाई है। चीन की जो युद्ध है उससे संबंधित है परशुराम की प्रतिज्ञा, और एक था युद्ध दर्शन। तो उस पर गलती से मुझे पता नहीं कैसे उस समय, मतलब या तो पढ़ाते समय ध्यान नहीं रहा, या गलती से अंधा युग मैंने वहाँ पे बता दिया था। जबकि देखिए, अंधा युग तो हम सभी जानते हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं। तो वहाँ पे सही उत्तर रश्मि रथी हो सकता है उसका, या उनके अन्य जो हैं दिनकर के कुरुक्षेत्र वगैरह, वो उसका सही उत्तर हो सकते हैं। अंधा युग वहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा। तो प्लीज़ आप उसको वहाँ पे, मतलब उसमें हालांकि प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, प्रश्न में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके उत्तर में, लेकिन मैंने आपको गलत जानकारी दी, इसके लिए मतलब मैं इस चीज़ को अपनी यहाँ पे सुधार कर लेना चाहती हूँ, है ना। और एक स्टूडेंट है पूजा करके, उन्होंने शायद कमेंट भी लिखा था, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों अंधा युग, क्योंकि युद्ध के दर्शन पर आधारित है, तो मैंने वही रचना आपको बता दी कि युद्ध के दर्शन पर आधारित रचना अंधा युग है। जबकि अंधा युग तो धर्मवीर भारती की रचना, और उसमें दिनकर की रचनाएँ पूछी थी, इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आगे देखते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना खेद व्यक्त करना चाह रही थी आपसे, थोड़ा सा याद आ गया मुझे तो कह दिया। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत भारती की रचना मध्य से जज्जरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, यह कथन सही नहीं। और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित है, ये दोनों बातें सही नहीं है। सही कौन सी, सॉरी, ये जो रेड कलर से लगी हुई है ये सही है, और कौन सी सही नहीं है ये मैं आपको बताती हूँ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, ये बात गलत है, ये सही नहीं है। और इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये 2 कथन सही हैं। आगे देखते हैं, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? तो रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, हम मुक्तिबोध की सभी रचना चैनल पे पढ़ चुके हैं, उसके संबंध में 2 बातें इन्होंने कही। पहली, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्गीय का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे, ये। और दूसरी, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है कि अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। ठीक है, इनके अनुसार। आगे देखते हैं, तात्विक दृष्टि से तो हम इन्हें, कबीर को, पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? शुक्ल का। और ऐसा ही एक उन्होंने पूछा था कि वेदांत से लिया गया है, इसी तरीके का 2017 वाले प्रश्न में भी हम करे आए हैं, इसको पूर्व में। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम कहते हैं कारक अथवा परसर्ग। भीष्म साहनी कृत तमस का कथानक किन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है? तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कामायनी एक पुनर्विचार, यह है मुक्तिबोध की रचना। जनवरी 2017 के 2nd प्रश्न पत्र में भी इसको पूछा हुआ है। अधूरे साक्षात्कार है नेमीचंद्र जैन की। इतिहास और आलोचना है नामवर सिंह की। और प्रेमचंद्र और उनका युग है रामविलास शर्मा की। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है, तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह नहीं है। वे दिन और सफर के साथी यह हैं उपन्यास। आगे देखते हैं, कॉलरिज के अनुसार कल्पना काव्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मक शक्ति है।
और कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखलता नहीं होती, ये दो सही है। और कल्पना दार्शनिक चिंता का परिणाम नहीं है, ये गलत है। और कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, यह भी गलत है। गीति नाट्य कौन कौन से? अग्निलीक और उन्मुक्त, यह गीति नाट्य हैं। अग्निलीक और उन्मुक्त गीति नाट्य हैं। मीरा का है ये नेपथ्य राग, ये कोई गीति नाट्य नहीं है। और त्रिशंकु है मनु भंडारी का, यह भी कोई गीति नाट्य नहीं है, ये केवल नाटक है। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं बिंदु और बीज, यत्न और विमर्श नहीं है। 2016 में भी पूछा है, वहां इसको स्पष्ट किया है मैंने। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी का है। भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीन, ये तो स्थापना तर्क वाले के अंतर्गत देखेंगे। आगे देखते हैं, कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का कोई ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और कल परसों के प्रश्न पत्र में हम पढ़े आए हैं। और वैशाली की नगरबधु चतुर्सेन शास्त्री का है, तो ये भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाओं पर आधारित है। मार्क्सवाद का संबंध है एंगल्स से, अस्तित्ववाद का है फक्का, पता नहीं क्या है। मनोविश्लेषणवाद का संबंध है युंग से। और उत्तर आधुनिकता रोलावर्थ की विशेषता है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगहई, तो मगहई नहीं है। ये 8 जुलाई 2018 का पहला ही प्रश्न था कि बिहारी वर्ग के अंतर्गत है ये। और आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक कहानी है? तो शरदचंद्र जी की, ये सभी जानते हैं। अब यार ये जितनी भी पंक्तियां हैं ना, इतनी गजब पंक्तियां हैं कि सारी की सारी पंक्तियां पिछले उसमें रिपीट हैं, प्रश्न पत्रों से आई हुई हैं। कौन पर यह बान अरिनित नीर भरी गगरी ढरकाबे, ये प्रताप शाही जी की पंक्तियां हैं। और ये व्यंग्यार्थ कौमुदी उनकी पुस्तक है, वहाँ से ली हुई हैं। और इसके पूरे काव्य को, इस पूरा पद ये दे के पूछा गया था कि इसमें कौन से भाव नायिका का व्यक्त हुआ है। और 2017 का पेपर था, उसमें मैंने बताया था उपालंब, तो ये 2016 का बता रहे हैं, लेकिन ये 17-18 में भी रिपीट हुआ है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिख है, चिरागन की माला है, पद्मा करके हैं। और सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के जुद्ध जरूबे से जो नैकुना मुर्के ठाकुर की हैं, 8 जुलाई 2018 को रिपीट हुई है। और अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कौत नवीन, 2012 में पूछी गई थी। देव की पंक्तियां हैं और इनमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करना मैं इसलिए आवश्यक नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये सब पुराने प्रश्न पत्र से ही आई हुई हैं। अंधेरी नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान, बाकी के भी आप देख लीजिएगा, पूरा उपलब्ध है ये नाटक, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के विषय में कहा है। हालांकि बाल मुकुंद गुप्त ने किसी बात को लेकर उनकी थोड़ा सा मतभेद था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके विषय में लिखा है कि वो अच्छी हिंदी लिखते थे। शिव शंभू के चट्टे के रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्रकाश, निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो ये मम्मट ने माना है, जिनकी रचना है काव्य प्रकाश, ये वही मम्मट हैं। और तो ये उन्हीं की परिभाषा है, परिभाषा से नहीं कह सकते, ये उनका विचार है। भरत द्वारा निर्दिष्ट चात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। कीनो है कौरिक जतन अब कही काढ़े कौनु, भो मन मोहन रूप मिल्या पानी में कौन लौनु। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्यन प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल मिल गया है। सैफ लिखा हुआ है, ज्यों पानी में लौनु, पानी में कौन लौनु। ठीक है, तो ये है, तो इसका सही उत्तर मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है सन 1977। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ और शिवदान सिंह चौहान के आलोचनात्मक ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल, ये कुछ इस तरीके के लेखक हैं, इनकी रचनाएं आपको याद होनी ही चाहिए। विशेषतः प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं रामविलास शर्मा और ये शिवदान सिंह चौहान, तो इनकी दोनों की। और नामवर सिंह का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा और इनके भी मैं शीघ्र ही डालने की कोशिश करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, साहित्य, डायरी साहित्य है तो प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश, तो ये एक डायरी साहित्य है। बाकी एक साहित्यिक की डायरी, ये एक मतलब अलग विधा की रचना है।
इसको डायरी साहित्य के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं हम, तो ये मुक्तिबोध का है वैसे। और ऋण जल धन जल, यह एक फणीश्वरनाथ रेणु का एक रिपोर्ट ताश टाइप की रचना है। आगे देखते हैं, द्विवेदी योगिन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद के नाटकों से ली हुई पंक्तियां, ये अलका की। आगे देखते हैं, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से, कल्पना और ऐन्द्रिकता। कवि कर्म और काव्य भाषा, आलोचक किस आलोचक की काव्य कृति है, परमानंद श्रीवास्तव जी की कृति है ये है। आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा के सत्य कथन कौन से हैं। चौथा प्रश्न है ये रामविलास शर्मा जी का, चौथा या 5वें नंबर का प्रश्न है। 5 प्रश्न पूछे इन्होंने रामविलास शर्मा से, कब क्या पूछेगा कोई हिसाब किताब है नहीं, तो थोड़ा अच्छे से ही तैयारी करके जाइएगा। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, सही है। और पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ऐसा ही एक कल पूछा था कि किसी भी संस्कृत शब्द को तोड़कर आप उसे तद्भव नहीं बना सकते, ये भी इन्होंने ही कहा था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराज थी, कमल कुल वल्लभ की प्रवाह। इन काव्य पंक्तियों का आशय का है, सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगारियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की ओर से भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया। पहला गिरमिटिया, जो कि ये गांधी के जीवन पर आधारित है और ये शायद गोवर्धन करके कोई कवि लेखक हैं, उनकी रचना है। आगे देखते हैं, उत्तरकांड में कलयुग के बारे में तुलसीदास ने क्या लिखा है। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे और पत्नी के मर जाने पर, गृहस्थी संपत्ति के नष्ट हो जाने पर लुटे पिटे लोग सन्यासी कहलाएंगे, ये उन्होंने लिखा है। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली होनी चाहिए, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की ये भावना है। प्रमथ्य गाथा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। जय भारत के हैं मैथिली शरण गुप्त। आत्मजयी के हैं कुंवर नारायण और संशय की एक रात के हैं नरेश मेहता, ये सब हम कर चुके हैं पूर्व। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। साकेत की हैं ये पंक्तियाँ। और गजब की बात यह है कि साकेत का 9वां सर्ग हमारे सिलेबस में है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है साकेत और उसके आगे लिखा हुआ है सिलेबस में 9वां सर्ग। और ये पंक्तियाँ हैं जहाँ साकेत का मंगलाचरण शुरू होता है ना, वहाँ से ली हुई हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों पर पता नहीं क्यों विद्यार्थी अपना विरोध दर्ज नहीं करवाते, लेकिन ये ठीक नहीं कह सकते इनको, है ना। इस तरीके से पेपर सेट नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी संस्थाओं द्वारा इस तरीके से प्रश्न, मतलब जो सिलेबस में 9वां सर्ग रट रट के बच्चे पागल हो जाएं, है ना। कितना सारा ब्रॉड सिलेबस है और आपके मन में आता है जो पूछते हो, तो फिर भैया वो सिलेबस क्यों दिया है हमें, और जब सिलेबस दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग पूछिए ना। चलिए, व्यंग्य रचनाएं नहीं है, भूलने के विरुद्ध और निपात बांसुरी, ये व्यंग्य रचनाएं नहीं है। अपनी अपनी बीमारी, ये परसाई जी की और जीप पर सवार इलियां शरद जोशी के, दोनों ही रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो याद हो जाएंगी आपको। मैं कहता हूँ आखन देखी तू कह कागज की लेखी, स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, कबीरदास जी के अनुसार। और आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करके व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, उसको ध्वनि काव्य कहा है आनंदवर्धन जी ने। आगे देखते हैं, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या किस विद्वानों ने के अनुसार उसका अर्थ क्या है। धर्म परक और कला परक उनको माना है, विरेचन पद की जो उन्होंने व्याख्या की है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये संवाद किस पात्र के प्रति है, तो मल्लिका का अंबिका के प्रति है। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन है, मोहन राकेश का, वहाँ से ये लिया हुआ है। के से अलंकार सादृश्य मूलक है, तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षायी अलंकार सादृश्य मूलक है। कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, तो सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये उनके द्वारा रचित नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप ये रचित है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद ये भी रचित है। और काव्य में लोकमंगल की साधना हम चैनल पे पढ़ चुके हैं, यह भी रचित है। तो 3 रचे हुए हैं, जो नहीं है वो है ऑप्शन बी। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की धारणा का सहारा लिया, क्रौचे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास का पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जनवरी 2017 के तृतीय प्रश्न पत्र में यह पूछा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया गया था। गोपाल राय
के द्वारा उन्होंने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नोबेल का सही मतलब उपन्यास पद के रूप में प्रयोग किया है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। इसके साथ हमारा ये प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान देते हैं। देखिए 10 प्रश्न आए थे गद्यांश के, उसमें से एक तो हमारा जो शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है जो हमारे सिलेबस में उसमें से पूछा गया था, और एक और था जो नाटक से संबंधित किसी निबंध से लिया हुआ था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है नेट के इतिहास में कि 2 गद्यांश पूछे गए थे दिसंबर 2019 में। नहीं, हमेशा एक गद्यांश अर्थात 5 प्रश्न पूछा जाते हैं। इस प्रकार 10 प्रश्न आपके गद्यांश में हो गए। जो पहले प्रश्न पत्र लिया था उसमें 20 प्रश्न इन्होंने स्थापना और तर्क से पूछे थे दिसंबर 2018 वाले में, लेकिन इस बार सिर्फ 5 पूछे हैं। बात करते हैं इस पर, तो हिंदी भाषा में विकास जो आपकी पहली इकाई है उससे 7 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास से 26 प्रश्न पूछे गए थे। साहित्य शास्त्र से घुमा फिराकर 15 प्रश्न हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से 14 प्रश्न हैं। हिंदी कविता से 12 प्रश्न पूछे हैं। उपन्यासों से 7 पूछे हैं। कहानी से 2 पूछे, अब वो भी 2 बेकार पूछे हैं। वो दोनों ही कहानी के प्रश्न हमारे वो प्रेमचंद वाली 4 कहानियाँ भी नहीं थी सिलेबस में, और ये भी नहीं थी। और नाटक से 4 पूछे हैं। निबंध से भी जो पूछे हैं वो कुछ सही से प्रश्न नहीं है, तो हालांकि 2 पूछे लेकिन हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आप उनको रखेंगे। आत्मकथा, जीवनी और गद्य विधान, इनसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, स्थापना और तर्क के 5 पूछे गए थे। गद्यांश के 10 पूछे गए थे। अब इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 से लेकर 35 प्रश्नों के संकेत व हल पुराने प्रश्न पत्रों में से आपको मिल जाएंगे, और 9 प्रश्न जो है क्रमानुसार लगाने वाले इसमें पूछे गए हैं। तो 30 से 35, यानी कि अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करके जाते हैं तो आगामी परीक्षा में आप मान के चलिए 30 से लेकर 40 तक प्रश्नों को करने में आपको मदद मिलती है। और अगर इतनी मदद भी मिल जाती है आपको बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए तो ये भी बहुत है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार प्रश्न पत्र देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। देखते हैं, स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों का मैं अगर तैयार कर लेती हूँ तो कल उन्हीं को सॉल्व करवाऊँगी, ताकि आपका ये पेपर वाला एक जो काम है वो एक बार समाप्त हो। और आशा करती हूँ कि आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक जो लोग तैयारी करें हिंदी विषय के साथ उनको ये शेयर करें। चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप ये शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।